जैसे आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्लेटलेट्स बनाती हैं, तो मेगा कैरियोसाइट, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन। प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है। कणिका में भाई कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाए जाते, तो उनके द्वारा प्लेटलेट्स के द्वारा निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्ट। तो आप ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में, ठीक है, ये ऐसे नोड हो गया और ये एबी नोड हो। अब बच्चों, रुधिर जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज शरीर द्रव एवं परिसंचरण पूरा कंप्लीट चैप्टर आप एक ही सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से, हर लाइन इंपॉर्टेंट है और काफी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम कहेंगे कि भाई पूरा जो चैप्टर है वो एक वन शॉट के फॉर्म में पढ़ेंगे। आप किसमें पढ़ेंगे? वन शॉट। तो हम बात करें शरीर द्रव व परिसंचरण। अब देखो, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की शुरुआत में आप रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रुधिर में। आप सभी जानते हैं कि जो रुधिर होता है इसका जो पीएच होता है बच्चों, वो होता है 7.4। कितना होगा भाई? 7.4। एक होता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का मतलब होता है रुधिर का अध्ययन करना। एक होता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब है रुधिर के बनने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे? हीमोपोइसिस। अब बच्चों, रुधिर जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6। तो एक हम बात करेंगे कि हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति में हम कहेंगे कि भाई 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अब रुधिर को हम यहां दो भागों में बांटे, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। अब जो प्लाज्मा होता है ये हम कहेंगे कि कुल रुधिर का लगभग 55% होता है। कितना होता है बच्चों? 55%। तो स्टेप बाय स्टेप हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रुधिर होता है, आपने पढ़ा कि पीएच 7.4 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हम कहेंगे 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का मतलब है रुधिर का अध्ययन, और हीमोपोइसिस का मतलब है रुधिर के बनने की प्रक्रिया। रुधिर के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। बच्चों, हम बात करें, रुधिर के दो भाग होते हैं। पहला भाग है, आप सब जानते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का द्रव होता है। ये कुल रुधिर का लगभग कितना होता है? 55%। कितना होता है भाई? 55% होता है। हम बात करें इसमें जल 90 से 92%। तो जल कितना होगा? 90 से 92% होगा। इसके बाद हम बात करें प्रोटीन, 6 से 8% प्रोटीन होती है। अब इसमें प्रोटीन का एक बड़ा रोल होता है। हम कहेंगे कि भाई जो प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है। तो 4 तरह की प्रोटीन होती है। ऐसे करिए आप सब, कितनी तरह की? 4 तरह की प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, वह लगभग 4% होती है। कितनी होती है? 4%। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम होता है परासरण संतुलन बनाए रखना। क्या काम होता है? परासरण संतुलन बनाए रखना। हम कहेंगे कि वो 4% होती है। ग्लोबुलिन की बात करें 1 से 2% होती है, और उसका बच्चों फंक्शन होता है कि वह एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बनाती है। क्या बनाती है? प्रतिरक्षी। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन लगभग 1% से कम होते हैं, और उनका काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। क्या काम होता है? रुधिर का थक्का बनाना। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई जो प्रोटीन होती है, ये 4 प्रकार की इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। हम बात करें, एल्ब्यूमिन 4% होती है और इसका फंक्शन होता है परासरण संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस या परासरण संतुलन बनाती है, और ये हम कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन है। ग्लोबुलिन जो होती है 1 से 2% होती है।
कितनी होती है? 1 से 2%। हम बात करें एंटीबॉडी बनाती है, सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये 1-1% से कम होती है और इन दोनों का काम होता है रक्त स्कंदन में सहायता प्रदान करना। इसके भी अलावा बच्चों जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, हम कहेंगे कि उसमें प्रोटीन के अलावा ग्लूकोज भी उपस्थित होता है, वसीय अम्ल भी पाए जाते हैं। हम बात करेंगे कि भाई एमिनो अम्ल भी पाए जाते हैं। उसमें हम बात करेंगे कि वहां पर विटामिन भी होते हैं, एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हार्मोन्स। और प्लाज्मा में आयंस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? आयंस। तो हम कहेंगे कि वहां कौन कौन से आयन होंगे? हम कहेंगे भाई सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन भी होते हैं, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, K+ भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? K+। अब हम बात करते हैं रक्त कणिकाएं। भाई प्लाज्मा 55% हो गया, हल्के पीले रंग का द्रव है। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल, और 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में मुख्य रूप से कितने प्रकार की? 4। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है। हम बात करें रक्त कणिकाएं, इनको एनसीईआरटी में संगठित पदार्थ भी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? संगठित पदार्थ, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, इनको रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। ये कुल रक्त की 45% होती है। कितनी होती है भाई? 45%। अब हम बात करेंगे कि जो रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, जैसे यहां एक और लिखा हुआ वर्ड है कि भाई सीरम क्या होता है। तो आप सिंपल सी बात है कि प्लाज्मा जो है उसमें से रक्त स्कंदन कारक हटा दो, क्लोटिंग फैक्टर हटा दो। तो प्लाज्मा में से आपने क्लोटिंग फैक्टर हटा दिया तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? सीरम। इससे इंजेक्शन बनाए जाओ, जैसे आपने नाम सुना होगा एंटीवेनम इंजेक्शन, ठीक है, प्रतिविष इंजेक्शन बनाते हैं, तो वह इसी की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से बनाते हैं। हम बात करेंगे भाई रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाओं पर यहां अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे करिए आप सब। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि रक्त कणिकाओं के 3 प्रकार हो। सबसे पहले हम बात करें आरबीसी के बारे में। किसके बारे में बात करें? आरबीसी। तो आरबीसी की खास बात होती है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी आपको याद रखना है कि या तो ये गोलाकार होगी या द्विअवतलीय होगी। अगर हम द्विअवतलीय डायग्राम बनाए बच्चों, तो ये इस तरह का डायग्राम बनता है। तो ये द्विअवतलीय होगी। इससे क्या होता है? इसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, ये फायदा होता है। ठीक है, हम कहेंगे कि भाई स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी है उनमें केंद्रक नहीं पाएगा, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, ऊंट व लामा। बच्चों लामा जो होता है ये यूरोपीय देशों में पाया जाता है और ये भेड़ के जैसा होता है, लेकिन इसकी गर्दन लंबी होती है। क्या लंबी होती है? इसकी गर्दन लंबी होती है। इसकी गर्दन लंबी होती है। अब हम बात करेंगे कि भाई आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। जीवन काल कितना होगा? 120 दिन। कितना होगा? और मेल में आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है और फीमेल में आरबीसी का नंबर थोड़ा कम होता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। तो मेल में आरबीसी होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। कितनी होगी? 50 से 55 लाख। और अगर अब फीमेल में बात करें तो लगभग 45 लाख। अब इसका फीमेल में कम होने का एक बड़ा रीजन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हर पर मंथ उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसलिए उनमें आरबीसी का नंबर कम होता है और इसीलिए उनमें एनीमिया कंडीशन बनी रहती है। तो ये इसका मुख्य रीजन। बच्चों अगर बाय द वे हमारे शरीर में आरबीसी अगर बढ़ रही है, जिसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या नाम देंगे? पॉलीसाइथेमिया। और अगर आरबीसी कम हो रही है तो इसे क्या नाम देंगे? इरिथ्रोपीनिया। क्या नाम देंगे? इरिथ्रोपीनिया। ठीक है, तो आप तो सिंपल तरह से याद रखो कि भाई आरबीसी गोलाकार होती है या द्विअवतलीय होती है। कैसी होती है बच्चों? द्विअवतलीय होती है। हम बात करें परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाएगा, केवल स्तनधारियों। ये ध्यान रखेंगे। एम्फीबिया, मछलियां, रेप्टिलिया, पक्षी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाएगा। साइज की बात करें 7 में होगा। जीवन काल कितना होगा? 120 दिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आरबीसी अगर बढ़ रही है तो पॉलीसाइथेमिया।
क्या नाम देंगे भाई? पॉलीसाइट। अगर आरबीसी कम हो रही है तो क्या नाम देंगे? इरिथ्रोपिन। क्या नाम देंगे? इरिथ्रोपिन। अब आप सभी जानते हो कि आरबीसी में केंद्रक तो होगा नहीं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हीमोग्लोबिन। क्या होगा बच्चों? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हो कि भाई वह श्वसन वर्णक होता है। ऐसे करिए आप, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि 2 अल्फा 2 बीटा होता है। अब यह भी आप याद रखो कि हमारे 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। 12 से 16 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये आपने श्वसन में भी पढ़ा था, 12 से 16 ग्राम होगा। लेकिन भाई आज की कंडीशन ऐसी है कि बहुत कम लोगों में 12 से 16 ग्राम मिलता है। उसके कई सारे रीजन है, खान पान ऐसा हो गया, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि उनमें हम कहेंगे कि भाई हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। हम कहेंगे कि डेली हमारे शरीर में लगभग 1% आरबीसी नष्ट होती है रोजाना। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो आप हर 6 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यस और नो? तो हम कहेंगे डेली 1% आरबीसी नष्ट होती है, क्योंकि 120 दिन उसका जीवन काल होता है, आगे बनती रहती है। हम बात करेंगे कि भाई जो हमारे शरीर, मान लो 1% आरबीसी नष्ट हो रही है, तो उसको कहां पे हम नष्ट करेंगे? तो उसे प्लिया में। बच्चों, प्लिया को बोलते हैं मृत आरबीसी का कब्रिस्तान। बोलिए एक साथ, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान। जो प्लिया होता है ये हमारे आमाशय के पास होता है। कहां पर होता है? आमाशय। आमाशय के पास होता है। अच्छा, प्लिया को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। मान लो इमरजेंसी में रक्त चाहिए तो कहां से मिलेगा? प्लिया से मिलेगा। कहां से मिलेगा बच्चों? प्लिया से। प्लिया से मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, जैसे आरबीसी का अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये डायग्राम है आरबीसी का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन हम बात करें द्विअवतलीय भी आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे बच्चों? द्विअवतलीय। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां कहां होता है। तो वयस्क अवस्था में तो आप सब जानते हो कि बोन मैरो कहां पर होगा? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होगा, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन भाई भ्रूणी अवस्था में हमारे शरीर में अलग अलग संरचनाएं बनती है। तो भ्रूणी अवस्था में हम बात करें पीतक कोश। पीतक कोश बच्चों आप लोग मानव प्रजनन में पढ़ेंगे, ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो पीतक कोश है ये अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई पीतक कोश के बाद कहां बनेगी? फिर यकृत में, फिर प्लिया में बनेगी। और लगभग 7 महीने के बाद जो बच्चा होता है, 7 महीने के बाद रेड बोन मैरो में लाल अस्थि मज्जा, और वयस्क में भी किससे बनेगी? लाल अस्थि मज्जा। यस और नो? तो ये आरबीसी के बारे में हुआ। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है आरबीसी प्लेटलेट्स में और डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा साइज होता है। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? डब्ल्यूबीसी का होता है। किसका होता है बताइए? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी है हम बात करेंगे कि भाई रंगहीन होती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट। तो ये रंगीन होती है, केंद्रक इसमें पाया जाता है, बड़े आकार की होती है, अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित। इसमें कूटपाद भी बनते हैं। क्या बनते हैं? कूटपाद। अब हम कहेंगे कि भाई हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता है। तो आप याद रखेंगे कि 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें हम तो 600:1। कितना अनुपात होगा? 600:1। 600 अनुपात होगा। डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम अधिकता से पाए जाते हैं, क्योंकि इनका काम होता है भक्षण करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। भाई डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में सोल्जर, सैनिक की तरह काम करती। किसकी तरह काम करती है? सैनिक की तरह। तो हम यहां पर बात करेंगे कि भाई जो डब्ल्यूबीसी है ये रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन। अनियमित आकृति की होती है बच्चों।
कैसी होगी? अनियमित आकृति। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाएगा। हम बात करेंगे लाइसोसोम अधिक होते हैं क्योंकि ये भक्षण का काम करती है, और संख्या आपने अभी पढ़ी लिया कि 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में हम कहेंगे कि WBC बढ़ रही है, तो उसे नाम देंगे ल्यूकोसाइटोसिस। क्या नाम देंगे? तो WBC का बढ़ना क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइट। और अगर कम हो रही है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। और मान लीजिए WBC इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि उनका नंबर 50,000 1,00,000 के आसपास हो जाए, तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। आप तो याद रखो कि WBC का नंबर हम कहेंगे कि 50,000 या 1,00,000 के आसपास हो जाए, 50,000 से ज्यादा हो जाए, तो भाई उसको नाम देंगे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। क्या नाम देंगे? ब्लड कैंसर। तो बहुत ही सिंपल वे में WBC भाई रंगहीन होती है, केंद्रक पाया जाता है, लाइसोसोम अधिक होते हैं क्योंकि भक्षण के काम करेगी। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। और अगर WBC बढ़ रही है तो क्या नाम देंगे बच्चों? ल्यूकोसाइटोसिस। और कम हो रही तो क्या नाम देंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। और अगर अनियंत्रित बढ़ रही है तो क्या नाम देंगे? ल्यूकेमिया। क्या नाम देंगे? ल्यूकेमिया। अब बच्चों WBC को हमने दो भागों में बांटा, एक कणिका में और एक अकणिका में। कणिका में और अकणिका में। कणिका में का मतलब है कि उसमें कणिकाएं पाई जाती, कोशिका द्रव्य। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये WBC है, अब इस WBC में केंद्रक पाया जा रहा है। अब इसके अलावा कणिकाएं होगी, ये जनरली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन। अब ये जो कणिका में है, कणिकाएं हैं तो कणिका में, अगर नहीं है तो अकणिका में। अब जो कणिका में है वह अभिरंजन को दर्शाती। किसको दर्शाती? अभिरंजन। मतलब वह कलरिंग को दर्शाएगी, स्टेनिंग बोलते हैं उसे। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए होंगे तो प्रैक्टिकल में आता है। तो अभिरंजन के आधार पर कणिका में WBC के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? ऐसे करिए आप सब, इवोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। हम बात करें इवोसिनोफिल, जो इवोसिनोफिल है ये हमारे शरीर में 2 से 3% होती है। कितनी होती है? बेसोफिल 0.5 से 1%, और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 60 से 65%। तो भाई न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर में मैक्सिमम होती है, और मिनिमम की बात करें तो क्या होगा? बेसोफिल होगी। क्या होगा भाई? बेसोफिल। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम क्या है? न्यूट्रोफिल्स, और मिनिमम क्या है? बेसोफिल। बेसोफिल। हम बात करें अकणिका में, भाई कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती। अब इसके भी 2 प्रकार है। मोनोसाइट, ये लगभग होती है 6 से 8%, और ये होती है बच्चों 20 से 25%। ये सब NCERT की लाइन है, तो लाइन टू लाइन आप NCERT कवर कर रहे हो, लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चन आपके NCERT के बन जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कणिका में WBC, कणिका में WBC में पहला नंबर आता है एसिडोफिल्स, या उसको बोलते हैं इवोसिनोफिल। क्या बोलते हैं? इवोसिनोफिल। भाई देखो क्या होता है, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में गए, फिर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आप डॉक्टर बन गए। अब मान लीजिए कोई मरीज आया आपके पास, आपने उसका ब्लड टेस्ट करवाया, पता लगा कि इवोसिन का नंबर बढ़ा हुआ है। ठीक है, इवोसिन 5% से ज्यादा हो गई। सामान्य इसका परसेंटेज कितना होगा? 2 से 3%। लेकिन पता लगा भाई इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, तो आपको लगेगा कि इसके शरीर में कोई परजीवी का इन्फेक्शन है, कोई एस्केरिस आ गया इसके शरीर में, या टीनिया सोलियम आ गया। तो अगर बाय द वे परजीवी का संक्रमण हो जाता है तो भाई इवोसिनोफिल का नंबर बढ़ता है, उसको बोलते हैं इवोसिनोफिलिया। क्या बोलते हैं? इवोसिनोफिलिया। अब इनमें कुछ बातें याद रखनी जहां नीट में क्वेश्चन आते हैं कि भाई 2 से 3% एसिडोफिल मतलब अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी? अम्लीय प्रवृत्ति। हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इनका जो केंद्रक होता है उसमें 2 पाली होती है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। हम बात करेंगे जीवन काल लगभग 4 से 8 घंटे होता है, प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। परजीवी संक्रमण में बढ़ जाएगी, जैसे मान लीजिए एस्केरिस का इन्फेक्शन हो गया तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इससे बोलते हैं इवोसिनोफिलिया। क्या नाम देंगे? इवोसिनोफिलिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं
बेसोफिल्स भाई सबसे कम होती है, बेसोफिल सबसे कम होती है 0.5 से 1% के आसपास, तो मिनिमम हो गई। केंद्रक में 3 लोब या पिंड पाए जाते, 3 पालियां होती, जैसे ये 1 2 3। और आप लोग जंतु ऊतक पढ़ा है तो आपने देखा वहां मांस कोशिकाएं हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन स्रावित करती है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन का स्त्रवण हुआ। अब हिपेरिन क्या है? प्रतिस्कंदित पदार्थ, बोलो एक साथ। जो हिस्टामिन होता है ये क्या होगा? वेसोडाइलेटर, वायु का शीतलक, बोलो एक साथ, यानी ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। और सीरोटोनिन होता है वायु का संकोचक, ये रुधिर दाब को बढ़ाता है। तो भाई हम बात करें हिस्टामिन, तो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? कम, और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स पे आते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट होगी? 60 से 65%। ठीक है भाई, इसमें जो केंद्रक होते हैं उसमें अनेक लोब पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बाय द वे ये न्यूट्रोफिल्स है। अब इसमें जो केंद्रक होगा बच्चों, उसमें कई सारे लोब होंगे, ऐसे लोब होगा, फिर यहां पर लोब होगा, फिर यहां पर लोब होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें कई सारे लोब होंगे, अनेक लोब होते हैं, आप तो सिंपल याद रखो, अनेक लोब होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका न्यूट्रोफिल्स का एक नाम देते हैं, PMNL। क्या नाम देते हैं? PMNL, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, बोलो एक साथ। और भाई न्यूट्रोफिल का काम होता है भक्षण करने का। क्या काम होता है? भक्षण। फेगोसाइटोसिस, ठोस पदार्थों को ग्रहण करके नष्ट करना ही भक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भक्षण कहलाता है, ठोस पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें नष्ट करना। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रोफिल्स में एक और कैरेक्टर होता है बच्चों, ये PYQ क्वेश्चन है, डायपेडेसिस। क्या है बच्चों? डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब है कि जो रक्त केशिकाएं हैं, ये रक्त केशिकाएं हैं, अगर रक्त केशिकाओं की दीवारों से न्यूट्रोफिल सिकुड़कर बाहर आ जाए, रक्त केशिकाओं की दीवारों से न्यूट्रोफिल सिकुड़कर बाहर आ जाए, तो इसे नाम देते हैं डायपेडेसिस। और ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, हम आते हैं अकणिका में WBC पर। किस पर आते हैं? अकणिका में WBC। भाई कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं होती। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार है, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। बोलो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भाई 6 से 8% होती है। कितनी परसेंट होती है? यह आकार में सबसे बड़ी होती है। WBC में भी सबसे बड़ा साइज किसका होता है? मोनोसाइट। और इनका जो केंद्रक होता है, ये PYQ क्वेश्चन है कि इनका केंद्रक होता है ये वृक्क समान, किडनी समान या बीन शेप होगा। कैसे शेप होगा भाई? बीन शेप, सेम के बीच के समान बीन शेप होता है। ये PYQ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। और भाई मोनोसाइट का काम भी भक्षण करना। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का काम क्या है? भक्षण करना। दोनों का काम क्या है बच्चों? भक्षण करना। बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करें मोनोसाइट में भी डायपेडेसिस का गुण पाया जाता है, यानी ये भी रक्त केशिकाओं से बाहर आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का कार्य होता है भक्षण करना। दोनों का कार्य क्या है? भक्षण। और दोनों रक्त केशिकाओं की दीवारों से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद लिम्फोसाइट। बच्चों लिम्फोसाइट आप मानव स्वास्थ्य एवं रोग में भी पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% है। बोलो एक साथ। केंद्र कैसा होगा इनका? गोलाकार। और ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बना, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करेगा। किसको मारेगा? सूक्ष्म जीवों। हम बात करें लिम्फोसाइट 2 प्रकार की भाई, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। अब आप ये अभी तो याद रखेंगे कि बी लिम्फोसाइट के कितने प्रकार है और टी लिम्फोसाइट के 4। कितने प्रकार है? 4 के नाम मैं बता देता हूं। बी लिम्फोसाइट के भाई प्लाज्मा कोशिकाएं होती है, मेमोरी बी सेल होती है। टी के 4 प्रकार होते हैं, कोशिका विष, हेल्पर टी सेल, सहायक टी सेल, संदमक टी सेल और स्मृति टी सेल, मेमोरी टी सेल। तो भाई इसके 4 प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कि भाई प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप याद रखेंगे डिस्क समान होती है या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं।
तो यहां पर ये एक डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम कई बार एनसीईआरटी का एग्जाम में दे देते हैं कि भाई ये किसका डायग्राम है, प्लेटलेट्स का डायग्राम। किसका डायग्राम है, प्लेटलेट। छोटे छोटे टुकड़े जब भी आए तो आप समझ जाओगे वे प्लेटलेट्स से, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती बच्चों, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती। अब प्लेटलेट्स, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्लेटलेट्स बनाती, तो मेगा कैरियोसाइट, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, थ्रोम्बोसाइट भी कहेंगे। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहेंगे, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट सेल जो होती है यह अस्थि मज्जा से ही बनती है, बोन मैरो सेल के द्वारा या बोन मैरो के द्वारा ही मेगा कैरियोसाइट सेल का निर्माण होता है, और मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स बनाती है। हम बात करें जीवन काल कितना होगा, 2 से 5 दिन। कितना होगा, 2 से 5। संख्या की बात करें तो लगभग 1.5 से 3.5 लाख हो। कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है। प्लेटलेट्स बढ़ाने का एक सिंपल तरीका है, एक पौधा आता है गिलोय पादप, तो गिलोय पादप की पत्तियां, उसके तने, उसका काढ़ा बना के पी लीजिए आप, तो आप प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ जाएगी। हम बात करेंगे अगर प्लेटलेट्स बढ़ रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर प्लेटलेट कम हो रही है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या नाम देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद प्लेटलेट्स के बाद लसिका। किसकी बात करते हैं बच्चों, लसिका, लिम्फ, लसिका या टिश्यू फ्लूइड। अब बच्चों ध्यान से समझिए, लसिका कैसे बनता है, ध्यान से देखो। हम बात करेंगे कि रक्त केशिकाएं हैं, तो रक्त केशिकाओं की दीवारों से, रक्त केशिकाओं की दीवारों से रक्त जब बाहर आ जाता है तो उसके बाहर आने से जब वो ऊतकों में चला जाएगा तो किसका निर्माण होगा, लसिका। लसिका का एक कॉमन नेम है बच्चों, इसको मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, इसे मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये रंगहीन द्रव होता है। कैसा होता है, रंगीन द्रव। इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, इसमें प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती है, इसमें बड़ी प्रोटीन भी नहीं पाई जाती, बड़ी प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। हम कहेंगे लसिका में उत्सर्जी पदार्थ ज्यादा होते हैं, पोषक पदार्थ कम होंगे। लसिका में CO2 ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन कम होती है। लसिका जो होता है, हम कहेंगे कि भाई ये हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को निकालकर हृदय में पहुंचाता है। मतलब इसका एक दिशा में परिवहन होता है। जो लसिका होता है वह ऊतकों और अंगों से कहां जाएगा, हृदय में जाता है। कहां पर जाता है, हृदय। तो इसका सिंगल मतलब एक तरफ, एक दिशा में परिवहन होता है। कैसा होगा परिवहन, एक दिशा में। अब जो लसिका है बच्चों, आप याद रखेंगे ये ऊतकों में पाया जाता है, इसलिए उसे ऊतकीय द्रव कहेंगे, ठीक है। इसमें आरबीसी नहीं होता है, ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स नहीं होता है, इसमें बड़ी प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब एक हमारे शरीर में लसिका तंत्र भी होता है। क्या होता है बच्चों, लसिका तंत्र। तो लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। तो आप तो सिंपल याद रखिए कि भाई लसिका केशिकाओं में जाएगा, और फिर लसिका केशिकाएं लसिका वाहिनियों में, ऐसे करिए आप। फिर हमारे शरीर में 2 लसिका वाहिका होती है, लिम्फेटिक डक्ट। कितनी होगी भाई, 2। एक का नाम है दाई लसिका वाहिका, क्या नाम है, और एक का नाम है बाई वक्षीय लसिका वाहिका। तो 2 है हमारे, ये आप अच्छी तरह याद रखें। इनसे जो रक्त जाता है वो शिरा में जाएगा, तो शिरा का नाम याद रखना चाहे, सब क्लेवियल शिरा। क्या नाम है, सब क्लेवियल शिरा। और यहां से रक्त को डाला जाता है अग्र महाशिरा में। कहा जाएगा, और आप सभी जानते हो अग्र महाशिरा से दायां आलिन, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो हृदय के कौन से कक्ष में जाएगा, दायां आलिन में। जोर से बोलो। तो आप तो ये सब संरचनाएं मिलकर लसिका तंत्र बनाते। भाई लसिका केशिका में गया, फिर लसिका वाहिनियों में गया, फिर हमारे शरीर में कितनी वाहिका है, 2 लसिका वाहिका। उनसे रक्त शिराओं में जाएगा,
और शिराओं से कहां चला गया? महाशिरा में। और आपको पता है महाशिरा कहां खुलती है? दायां आलू। किसमें खुलती है? दायां आलू। इसके बाद बच्चों हम बात करें रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। तो ध्यान से समझिए कि हमारे शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह। कितने प्रकार के? सभी जानते हो, ए बी ओ। अब ए बी ओ को खोजा लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने। किसने खोजा? और डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने खोजा ए बी। क्या खोजा बच्चों? ए बी। तो डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने किसको खोजा? ए बी। अब कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, ये एक सिंपल डायग्राम से आप समझ सकते हैं। एरो पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान देना है? एरो पर। जैसे मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको रक्त दे सकता है, तो सबको रक्त देने की वजह से उसे बोलते हैं सार्वत्रिक दाता। क्या नाम देंगे? और केवल वो ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। किससे रक्त ले सकता है? ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अब आप ए वाला व्यक्ति है, ए वाला ओ से रक्त ले सकता है, ए वाले से ले सकता है। ए वाला व्यक्ति ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है। और ए वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? ए बी को। और ए वाले व्यक्ति को दे सकता है। तो आपको एरो से पता लग गया कौन किसको देगा। ऐसे बी वाला व्यक्ति है, ये बी को दे सकता है, और ये ओ वाले से ले सकता है, बी वाले से रक्त ले सकता है। और बी वाला किस किस को दे सकता है? बी को और ए बी को। वो एरो से क्लियर हो रहा है कि भाई बी वाला केवल बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ए बी वाला सबसे ले सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक ग्राही। लेकिन एक बात और याद रखेंगे यहां पर कि सार्वत्रिक दाता ओ होता है, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आए तो आपका आंसर क्या जाएगा? ओ नेगेटिव। यह सार्वत्रिक दाता होता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें ए बी, किसकी बात करें बच्चों? ए बी की बात करें। किसकी बात करें बच्चों बताइए? ए बी। तो अगर हम ए बी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है सार्वत्रिक ग्राही। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए बी पॉजिटिव। सार्वत्रिक ग्राही कौन है? ए बी, क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? एंटीजन। बात समझ में? अब हम बात करेंगे कि यहां कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है। तो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है भाई। एंटीजन का मतलब होता है प्रतिजन, और एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी। क्या होगा भाई? प्रतिरक्षी। और डोनर का मतलब है दाता। ठीक है, डोनर ग्रुप कौन कौन होंगे भाई? दाता कौन कौन होंगे? तो हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल एग्जांपल बताया कि हमारे पास एक छोटी ट्रे है, उसमें हमने प्लाज्मा भर लिया और उसमें आरबीसी रख ली। तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते। बोलो, आरबीसी की सतह पर। जैसे मान लीजिए मैं इधर ये आरबीसी बना दिया मैंने, और इस आरबीसी की सतह पर आपको ध्यान रखना है एंटीजन। अब एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए और बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए आरबीसी पर एंटीजन क्या है? ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए बी है ब्लड ग्रुप, और अगर एंटीजन ही नहीं है क्या होगा? ओ। अब यहां एक और बात याद रखें कि आरबीसी पर जो एंटीजन होती है उसकी विपरीत एंटीबॉडी होगी। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी। क्या होगी? एंटीबॉडी बी। बात समझ में? ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई जो एंटीजन होगा उसकी विपरीत याद रखो। जैसे आरबीसी पर मैंने बोला एंटीजन बी है, तो प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी ए। मैंने बोला आरबीसी पर दोनों एंटीजन है, तो आप प्लाज्मा में याद रखो कोई एंटीबॉडी नहीं हो। इसलिए भाई ए बी वाला सार्वत्रिक ग्राही होता है। कैसा होता है? सार्वत्रिक। और ओ वाले पर आरबीसी पर एंटीजन नहीं पाए जाते। इसमें एंटीबॉडी ए और बी हो, दोनों होती है।
इसलिए ये सार्वत्रिक दाता होता है। अब इनके डोनर, जैसे ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है? भाई ए भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। बी को कौन कौन दे सकता है? बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। ए बी को कौन कौन दे सकता है? ए बी ओ। और ओ को भाई केवल कौन दे सकता है? ओ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हम बात करेंगे कि भाई प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को बोलते हैं बच्चों प्रतिरक्षी। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी। और आरबीसी पर होता है एंटीजन। एंटीजन को बोलते हैं प्रतिजन। क्या कहेंगे बच्चों? प्रतिजन। अब हम आते हैं आरएच फैक्टर। किस पर आते हैं? आरएच फैक्टर। बच्चों आरएच फैक्टर लैंडस्टीनर और वीनर ने सबसे पहले वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे, खरगोश पर, बकरी पर, लाल मुंह के बंदर पर। तो जानवरों में खोज करते देखा उन्होंने कि जो रीसस मंकी थे, मकाका मुलेटा, उसके रक्त में एक विशेष एंटीजन ढूंढी, वो भी आरबीसी पर ही पाई जाती। जो आरएच एंटीजन है ये भी किस पर पाई जाती है? आरबीसी पर पाई जाती है। तो भाई आरएच एंटीजन ढूंढ ली इन्होंने, और आरएच नाम किसके बेस पे रखा? रीसस मंकी के बेस पे। अब बाद में पता लगा भाई ये एंटीजन तो मनुष्य में भी है। किसमें है? मनुष्य में। मनुष्य में भी है। तो जिनमें एंटीजन उपस्थित है उन्हें क्या नाम दिया? बोलो, आरएच पॉजिटिव। और जिनमें नहीं है उन्हें क्या नाम दिया? आरएच नेगेटिव। अच्छा, भारत में कितने परसेंट आरएच पॉजिटिव है? 9। और कितने कम? पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आरएच पॉजिटिव 80 से 85%, और नेगेटिव कितने? 15 से 20%। अब देखो यहां पर इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, इनका इंपॉर्टेंस है रुधिर को आदान प्रदान करने में। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया यहां पर कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली। समझिए ध्यान से, इसको ब्लड की जरूरत है, और आपको याद रखना है कि आरएच नेगेटिव है इसका ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और एंटीजन है तो पॉजिटिव। तो भाई ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब मान लीजिए इसको ब्लड लेना है, ठीक है, तो मान लीजिए एक सूर्या कुमार है, उसने इसको ब्लड दिया। तो पहली बार जब ये ब्लड लेगा तो भाई इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से देखो कि इसमें तो एंटीजन है और विराट कोहली में एंटीजन नहीं है। तो ये एंटीजन चली, एंटीजन के जाने से हम कहेंगे विराट कोहली के शरीर में क्या बन गई? आरएच एंटीबॉडी। यही ध्यान से सीखना है कि भाई ये एंटीजन इधर गई फर्स्ट टाइम, पहली बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंटीजन के खिलाफ क्या बन गई? आरएच एंटीबॉडी बन गई। अब जब ये व्यक्ति विराट कोहली दूसरी बार ब्लड लेगा तो भाई दूसरी बार ब्लड लेने पर क्या होगा? नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके शरीर में आरएच एंटीबॉडी बन गई। और दूसरी बार जब लेगा तो वापस क्या आएगी बच्चों? आरएच एंटीजन। अब दूसरी बार आरएच एंटीजन आएगी तो आरएच एंटीबॉडी और आरएच एंटीजन की फाइटिंग होगी। ऐसे करिए आप, फाइटिंग होगी। जब फाइटिंग होगी तो हम कहेंगे भाई ब्लड का थक्का बन गया। ठीक है, अब ब्लड का थक्का बन गया तो एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए भाई ये रुधिर के आदान प्रदान में, ध्यान से सुनिए इधर, रुधिर के आदान प्रदान में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इसका शादी में भी इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसे मैरिज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनिए आप। अगर हम यहां पर बात करें कि भाई मेल और फीमेल दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो सकती। मेल और फीमेल दोनों नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो सकती। मेल नेगेटिव है और फीमेल पॉजिटिव है, तब भी शादी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम एक ही जगह है कि मेल क्या हो? पॉजिटिव, और फीमेल क्या हो? नेगेटिव। तो यहां पर समस्या है, लेकिन जब आप डॉक्टर बनेंगे तो उसका समाधान भी है, इसीलिए आपको डॉक्टर बना रहे हैं। लेकिन पहले समस्या को आपको सीखना है, समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया। यस और नो? तो हम बात करेंगे कि भाई यहां पर
इसी में प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सीखो आप, कि मान लीजिए हम कहेंगे कि भाई यहां पर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल क्या है बच्चों, RH नेगेटिव है। तो भाई इनकी जब शादी होगी और इनका पहला जब बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा। तो फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। लेकिन आपको यहां पर ये समझना है कि ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ये RH पॉजिटिव होगा, ये मानना है आप। तो हम कहेंगे RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल की शादी हुई, शादी होने पर जब इनका फर्स्ट चाइल्ड है तो ये नॉर्मल होगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आगे समस्या उत्पन्न होगी। अगर पहला बच्चा RH नेगेटिव है तो समस्या नहीं होगी। अब हम कहेंगे कि जब पहले बच्चे के जन्म के समय डिलीवरी होगी तो भ्रूण का जो ये बच्चे का रक्त है ये मां के कांटेक्ट में आ सकता है। जब मां के कांटेक्ट में आएगा तो मां के रक्त में RH एंटीबॉडी बन गई। क्या बन गई? तो भाई पहले बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मां के रक्त में, ध्यान से समझना, मां के रक्त में RH एंटीबॉडी बन गई। अब RH एंटीबॉडी बनने से बच्चों जब दूसरा बेबी होगा तो मां के अपरा से, मां के प्लेसेंटा से RH एंटीबॉडी उसमें भ्रूण में चली गई। किसमें चली गई? भ्रूण में। तो आप ध्यान से देखो यहां पर कि हम बात करेंगे कि भाई फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल था, और ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट चाइल्ड कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव। लेकिन फीमेल के ब्लड में RH एंटीबॉडी बन गई, वो मैंने आपको बताया। जब दूसरा बच्चा होगा ये भी RH पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि भाई मां के, ठीक है, ध्यान से समझो, मां के रक्त से RH एंटीबॉडी ये भ्रूण में चली जाएगी और भ्रूण में, ठीक है, सेकंड चाइल्ड में होगा। ये किस में होगा भाई? सेकंड चाइल्ड। और भ्रूण में हम कहेंगे कि भाई RBC को नष्ट करना, तो उसे एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या RBC फट भी सकती, ठीक है। तो इस कंडीशन को नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या नाम देंगे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो भाई सेकंड चाइल्ड जो है ये RH पॉजिटिव होगा, तो मां के रक्त से RH एंटीबॉडी गई और RH एंटीजन को मारेगी। तो क्या क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉट हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? पीलिया। और इस कंडीशन को आप क्या नाम देंगे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस। क्या नाम देंगे? अब भाई इसका ट्रीटमेंट भी आ गया। पहली डिलीवरी के जस्ट बाद ये कुछ इंजेक्शन है, ये मां को लगाए जाए। तो इनके नाम है एंटी-डी इंजेक्शन, रोहगाम, रोहोलिन, या एंटी-RH एंटीबॉडी भी लगा सकते। एंटी-RH एंटीबॉडी किसको मारेगी? RH एंटीबॉडी। किसको मारेगी? RH एंटीबॉडी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ब्लड क्लोटिंग पर। किस पर आते हैं भाई? ब्लड क्लोटिंग। तो ये पूरा टॉपिक आप NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, लाइन टू लाइन। ध्यान से समझिए। इधर हम कहेंगे कि भाई यहां पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका रक्त का थक्का बनता है 2 से 8 मिनट में। कितनी देर में बनेगा? 2 से 8 मिनट रक्त का थक्का बनेगा। अब ये सीढ़ी नुमा प्रक्रिया है, ये NCERT की लाइन है। इसको बोलते हैं सोपानवत, कैस्केड प्रोसेस। इस तरह से ऐसे प्रोसेस चलेगी, सीढ़ी नुमा होगी। पहली स्टेप होगी तो दूसरी होगी, दूसरी होगी तो फिर तीसरी होगी, ठीक है ना? यस और नो? जैसे आजकल ट्रेंड चल गया, पहले पूरी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद जॉब लगना चाहिए, फिर उसके बाद शादी होना चाहिए। यस और नो? हाँ, हंसी आ गई आपको। अब सुनिए, इधर इधर ध्यान से सुनिए। तो हम कहेंगे कि भाई कैस्केड प्रोसेस है, सीढ़ी नुमा प्रोसेस है। पहली स्टेप होगी तो फिर दूसरी होगी, दूसरी होगी तो फिर तीसरी होगी। तो आप ध्यान से समझो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है, किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो वहां पर ऊतक क्षतिग्रस्त हो गई। तो भाई याद रखो, क्षतिग्रस्त ऊतक से निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। बोलो एक साथ,
ऐसे करिए आप। अब जहां चोट लगी वहां पर प्लेटलेट भी क्षतिग्रस्त हुई, तो उनके द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्ट। ये सब कहां जाएंगे? प्लाज्मा में। कहां जाएंगे? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में गए। अब प्लाज्मा में एक निष्क्रिय एंजाइम होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या है भाई? थ्रोम्बोकाइनेज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन गया, ये थ्रोम्बोकाइनेज को सक्रिय बनाएगा। किसे सक्रिय बनाएगा? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, हम बात करें थ्रोम्बोकाइनेज सक्रिय होगा, उसके बाद स्टेप 2 चलेगा। ऐसे करिए आप सब। स्टेप 2 में थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में बदलेगा। अब थ्रोम्बिन भी एंजाइम की तरह काम करेगा, तो ये फाइब्रिनोजन को किस में बदलेगा? फाइब्रिन। किससे बदलेगा? फाइब्रिन। अब जैसे बच्चों फाइब्रिन बन गया, तो ये रेशों का, फाइबर का जाल बनेगा इस तरह। ऐसे फाइबर का जाल बन गया। फाइबर का जाल बनने के बाद इसमें WBC, RBC ये सब आकर फंस गई, और इनके फंसने से ही बच्चों रक्त का थक्का बनेगा। ठीक है, तो भाई 3 स्टेप हुई। कितनी स्टेप हुई? 3 स्टेप। चोटग्रस्त ऊतक से थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्षतिग्रस्त प्लेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो प्लाज्मा में गया। कहां गया बोलो? प्लाज्मा में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को सक्रिय बना दिया। अब यहां रक्त स्कंदन में कैल्शियम भी जरूरी है और विटामिन के भी जरूरी है, ये याद रखना, क्वेश्चन आए हुए। अब हम कहेंगे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सक्रिय होते ही प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा? और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन। फाइब्रिन मतलब रेशों का जाल, फाइबर बन गए, रेशों का जाल बन गया, उसमें RBC WBC आकर फिक्स हो गई। उनके फिक्स होने से धीरे धीरे रक्त का थक्का बन गया। धीरे धीरे क्या बना? रक्त का थक्का। तो हम कहेंगे कि भाई इस तरह से ये रक्त का थक्का बन गया। ठीक है, रक्त का थक्का बन गया, और ये सोपानवत प्रक्रिया है। सोपानवत का मतलब याद रखेंगे, सीढ़ी नुमा। बोलो एक साथ। तो भाई ये NCERT की लाइन टू लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, लाइन टू लाइन, NCERT की लाइन टू लाइन कंप्लीट हो गई कि भाई ब्लड क्लोटिंग कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप। तो पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप हो गई, और तीसरी स्टेप हो गई। 3 स्टेप हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई परिसंचरण तंत्र। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिसंचरण 2 प्रकार का होता है भाई, एक खुले प्रकार का और एक बंद प्रकार का। जैसे मान लीजिए किसी जंतु के शरीर में रक्त कहीं जाकर खुल गया, रक्त अवकाश में, तो उसे हम नाम देंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में और हेमिकोडेटा में। इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण। और अगर रुधिर पूरी तरह रुधिर वाहिनियों में बहता है, पूरी तरह रुधिर वाहिनियों में, तो उसे नाम देंगे बंद परिसंचरण। अब बंद परिसंचरण के एग्जांपल एनेलिडा, कोडेटा और मोलस्क भी होते हैं थोड़े बहुत, उनका नाम है सिफेलोपोड्स। ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो सिफेलोपोड्स है, ये यहां पर PYQ क्वेश्चन है कि भाई इसमें आते हैं ऑक्टोपस। कौन आते हैं? ऑक्टोपस, सेपिया, लोलिगो, ये इसके एग्जांपल। ऑक्टोपस बहुत बड़ी साइज का होता है। तो भाई परिसंचरण के कितने प्रकार है? 2, खुले प्रकार का और बंद प्रकार का। अब हम बात करेंगे कि परिसंचरण के भी प्रकार होते हैं भाई, सिंगल, एकल परिवहन और दोहरा परिसंचरण। अब हम बात करें भाई एकल परिवहन, तो एकल परिवहन पाया जाता है मछलियों में। जैसे मान लीजिए एक रक्त परिवहन के दौरान, एकल परिवहन का मतलब क्या है? एक रक्त परिवहन के दौरान रुधिर हृदय से एक बार गुजरे, एक बार पास हो। ठीक है, तो एक बार गुजरे, एक बार पास हो, तो इसे बोलते हैं सिंगल, एकल परिसंचरण, परिवहन बोल दी। अब जैसे मछलियों में पाया जाता है, तो भाई शरीर से जो रुधिर है वह कहां आया? हार्ट से कहां गया? और गिल से वापस शरीर। तो आप देखो एक परिवहन के दौरान हृदय में कितनी बार गुजर रहा है? एक बार। और अगर हम कहेंगे कि दोहरा परिसंचरण,
एक रक्त परिवहन के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरे तो उसे क्या नाम देंगे? दोहरा परिसंचरण। क्या नाम देंगे बच्चों? दोहरा। तो अगर हम दोहरे परिसंचरण की बात करें तो एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो आप। एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाते हैं दोहरा परिसंचरण। तो देखो दोहरा परिसंचरण की बात करें, दोहरा परिसंचरण। अब बच्चों दोहरा परिसंचरण का मतलब है कि एक रक्त परिवहन में हृदय से कितनी बार गुजरे? 2 बार। तो मान लीजिए हम यहां पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ये हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। ये एक सिंपल डायग्राम बना लिया हमने और यहां पर हमने छिद्र भी बना दिए। अब इसका नाम रखा बच्चों दाया आलिन। क्या नाम रखा? फिर क्या नाम रखा? दाया नीले। फिर बाया आलिन। सबसे छोटा कक्ष होता है बाया आलिन और सबसे बड़ा कक्ष है बाया नीले। क्या है बच्चों? बाया नीले। बाया नीले, ठीक है। अब हम बात करें दाया आलिन दाया नीले, तो भाई हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि भाई जो शरीर है इससे रक्त ले जाएगी शिराएं, और आप सभी जानते हो कि जितनी भी शिराएं हैं रक्त को कहां डालेगी? महाशिरा। और आपको पता है कि महाशिरा भी 2 होती है, अग्र महाशिरा और, तो महाशिरा से रक्त कहां गया? कहां पर गया? अब दाया आलिन से जो रक्त है वो किस में गया? दाया नीले। और दाया नीले से निकलेगी फुफ्फुस धमनी। क्या निकलेगी भाई? फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में गया। कहा गया? और फेफड़ों से रक्त को लाने का काम करेगी फुफ्फुस शिरा। तो भाई एक बार हृदय में आया और फिर हृदय से बाहर निकलकर फेफड़ों में गया और फिर वापस हृदय में आ गया। तो एक रक्त परिवहन के दौरान हृदय से कितनी बार गुजर रहा है? कितनी बार? अब बाया आलिन से कहां गया? बोलो एक साथ। बाया नीले से फिर भाई निकलेगी महाधमनी। क्या निकलेगी भाई? महाधमनी। और महाधमनी से बच्चों धमनिया, और धमनिया से कहां जाएगा? शरीर में। कहां जाएगा? शरीर में। कितना सिंपल टॉपिक हो। तो भाई एक बार हृदय में गया, फिर बाहर निकला, फिर हृदय में आया। तो एक परिवहन के दौरान हृदय में कितनी बार गया? कितनी बार? इसे नाम देंगे दोहरा परिसंचरण। अब आप इसको थोड़ा डिटेल में भी सीख सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों मैं यहां पर बाकी बच्चे जो इसको चैनल पर भी देखेंगे, ये लिखा हुआ इसलिए ताकि हमारा टाइम बच सके और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ठीक है भाई। पूरा चैप्टर लगभग 1 सप्ताह में पूरा कराते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। और उसी को अगर 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ प्लानिंग से करना पड़ेगा। यस और नो? तो चलिए भाई दोहरा परिसंचरण देखो आप। अभी वही बात कि भाई शरीर से क्या निकलेगी, फिर कहां गया, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर शरीर। कितने बच्चों को याद हो गया? बहुत सारे बच्चों को याद हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इस परिसंचरण के भी 2 भाग हैं। परिसंचरण के 2 भाग हैं, एक दैहिक परिसंचरण और एक फुफ्फुस परिसंचरण। समझना ध्यान से। अगर हृदय से शरीर में और शरीर से हृदय में जाता है तो इसको बोलते हैं दैहिक परिसंचरण, और अगर हृदय से फेफड़ों में और फेफड़ों से हृदय में जाता है तो इसे बोलते हैं फुफ्फुस परिसंचरण। तो आप इसे यहां समझ सकते हैं, वही टॉपिक पर ध्यान से, कि भाई ये हमारा हृदय है
हृदय से कहां गया और फिर वापस किस में आ गया, तो इसको बोलेंगे दैहिक परिसंचरण। हृदय से कहां आया और फेफड़ों से, जैसे नाम देंगे फुफ्फुस परिसंचरण। क्या नाम देंगे, फुफ्फुस परिसंचरण। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम बात करेंगे कि भाई दोहरे परिसंचरण के भी दो प्रकार हैं, एक पूर्ण दोहरा परिसंचरण और एक अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ध्यान दीजिए इधर, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि भाई उनमें ब्लड मिक्स नहीं होगा। मतलब सिंपल याद रखो, हृदय में कितने कक्ष होंगे, 4। कितने कक्ष होंगे, 4। तो इसके एग्जांपल है बर्ड्स, स्तनधारी और क्रोकोडाइल। और अपूर्ण रक्त परिसंचरण का मतलब है कि 3 कक्ष होंगे। कितने कक्ष होंगे, 3। और जो रक्त है वह हम कहेंगे भाई नीले में जाकर मिश्रित हो जाएगा, और इसके एग्जांपल एम्फीबिया व रेप्टिलिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हृदय मनुष्य के परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य के हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाएगा जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि ये हमने हृदय का डायग्राम बना लिया, ये हृदय का डायग्राम बना लिया। अब इस हृदय के चारों ओर एक दोहरे लेयर होगी, उसे नाम देंगे पेरिकार्डियम। क्या नाम देंगे भाई, पेरिकार्डियम नाम देंगे। अब इसमें बाहर की तरफ पेराइटल पेरिकार्डियम और भीतर की तरफ विसरल पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में पेरिकार्डियल गुहा होगी। बोलिए एक साथ, पेरिकार्डियल। दोनों के बीच में क्या होगी, पेरिकार्डियल गुहा। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होगा। यह हृदय को नम बनाए रखता है, हृदय को घर्षण से बचाता है। किससे बचाता है, घर्षण से बचाता है। तो यहां पर हम बात करें कि जो भाई दोहरा होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हृदय में। तो आप सब जानते हो हृदय मीजोडम का बना होता है। ऐसे करिए आप, हृदय बंद मुट्ठी के साइज का होता है। ठीक है, बंद मुट्ठी के साइज का होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छी तरह याद रखिए। हम बात करेंगे कि हृदय बंद मुट्ठी के समान, क्लेंच फिस्ट के समान होता है, और ये वक्षीय गुहा में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा को बोलते हैं मीडिया, मतलब वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में जो अवकाश होता है उसे बोलते हैं मीडिया स्टीनल अवकाश। क्या बोलेंगे, और हृदय जो होता है थोड़ा लेफ्ट साइड होता है। इसका जो भार होता है वह लगभग कितना होगा, 300 ग्राम, और 2 आलीन और 2 नीले होते हैं। इसमें सबसे छोटा कक्ष कौन सा होगा और सबसे बड़ा। अब हम बात करेंगे कि भाई आलिंदों के बीच में एक पट होगा। दोनों आलिंदों के बीच में एक पट होता है। इस पट का नाम क्या है, अंतरा आलिंद पट। क्या नाम है, और दोनों नीलियों के बीच में अंतरा नीले पट, और आलिंद और नीलियों के बीच में आलिंद नीले पट। तो बताइए आप, दोनों आलिंद के बीच में, दोनों नीलियों के बीच में, और आलिंद और नीले के बीच में। अब भाई हृदय की दीवारों में 3 स्तर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। बोलो एक साथ। सबसे बाहरी स्तर जो होता है उसे क्या नाम देंगे, एपिकार्डियम। क्या नाम देंगे, और मध्य स्तर का नाम क्या है, क्या है बच्चों, मायोकार्डियम। और भीतरी स्तर का नाम क्या है, तो मायोकार्डियम मध्य मोटा स्तर होता है जो कार्डियक मसल का बना है, और एंडोकार्डियम जो होता है भीतरी स्तर है सरल शल्की उपकला का। किसका बना होगा, सरल शल्की। अब देखो ये एक हृदय का डायग्राम है, इसी से आपको पूरी संरचना समझनी है। तो ध्यान से देखो कि हृदय में 4 कक्ष है, 1, 2, 3 और 4। तो हृदय में कितने कक्ष हैं, 4। सबसे बढ़िया तरीका डायग्राम से सीख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं दायां आलिंद। किसकी बात करते हैं, दायां आलिंद के ऊपरी दाएं भाग में क्या पाया जाता है, एसेनोड। क्या पाया जाता है, एसेनोड।
और निचले बाएं भाग में क्या पाया जाएगा? एवी नोड पाया जाएगा। इसको बोलते हैं शिरा आलिन पर्व, पेसमेकर। पेसमेकर को बोलते हैं हृदय का हृदय, क्या कहेंगे? और यहां पर ये है भाई एवी नोड। क्या है भाई? एवी नोड है। आप इसे एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में, ठीक है, ये ऐसे नोड हो गया और ये एवी नोड हो। और आप देख रहे हो कि इसमें हृदय में 4 कक्ष। हम बात करेंगे यहां पर दायां आलिन, बायां आलिन, बायां नीले, और तो सबसे छोटा कक्ष कौन होगा? सबसे बड़ा? भाई देखो, टर्म आपको दोनों में थोड़ी थोड़ी याद होना चाहिए। डॉक्टर बनते समय पर्चा किस में लिखोगे? हाँ, तो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सीखिए, इधर बहुत ध्यान से सीखिए। हम बात करेंगे कि दायां आलिन। अब दायां आलिन में अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा आकर खुलती है। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा आकर खुलती है, मतलब हमारे पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो किस में इकट्ठा होगा? दायां आलिन। अब ध्यान से देखो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि दायां आलिन एक छिद्र के द्वारा दायां नीले में खुलेगा। इस छिद्र का नाम है आलिंद नीले छिद्र। बोलो एक साथ, आलिंद नीले छिद्र। और इस छिद्र में ट्राइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं त्रिवल्ली कपाट। क्या नाम देंगे? त्रिवल्ली। तो इसे त्रिवल्ली कपाट कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर जो दायां नीले है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इधर। अगर हम यहां पर बात करें कि जो दायां नीले है, इससे क्या निकलती बच्चों? फुफ्फुस धमनी। क्या निकलेगी? फुफ्फुस धमनी। ये धमनियों का अपवाद है। इससे रक्त कहां जाएगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों से रक्त को लाने का काम कौन करेगी? फुफ्फुस शिराएं। कौन करेगी? फुफ्फुस शिराएं। अब फुफ्फुस शिरा से रक्त आ गया बायां आलिन में, और बायां आलिन से किस में गया? और बायां नीले से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा? महाधमनी। कौन करेगा? महाधमनी। तो बहुत ही ध्यान से समझिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहां कि भाई दायां आलिन की बात करें, इधर ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत सिंसियरली। हम बात करें दायां आलिन, भाई ऐसे नोड होता है, पेसमेकर भी कहेंगे, शिरा आलिन पर भी कहेंगे, हृदय का हृदय भी कहेंगे, और ये दायां आलिन के ऊपरी दाएं कोने पर पाया जाता है। अब देखो, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि जो अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और दायां आलिन में कोरोनरी साइनस भी होता है। तो इनमें भ्रूणी अवस्थाओं में कुछ कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। तो अग्र महाशिरा पर कौन सा पाया जाएगा? हेवर्सियन। और पश्चिम महाशिरा पर कौन सा पाया जाएगा? यूस्टेकियन। और कोरोनरी साइनस पर थीबेसियन। तो आप ध्यान से देखो, ये अग्र महाशिरा है, ये पश्चिम महाशिरा है, और यहां पर बच्चों ये कोरोनरी साइनस, कोरोनरी परिवन भी पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? कोरोनरी परिवन। कोरोनरी परिवन पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखो, एक बार और समझिए आप कि यहां दायां आलिन से रक्त किस में आया? दायां नीले। जो नीले होती है, इनकी दीवारों में पेपिलरी पेशियां पाई जाती। कौन सी पेशियां पाई जाती? पेपिलरी पेशियां, ठीक है। और जो एवी नोड है बच्चों, हम बात करें यहां पर, आप ध्यान से देखो, एक और डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि जो एवी नोड है, इससे बंडल ऑफ हिस निकलेगा। क्या निकलेगा? बंडल ऑफ। और उससे पतले पतले तंतु निकलेंगे, उन्हें नाम देंगे परकिंजे तंतु। क्या नाम देंगे? उन्हें परकिंजे तंतु नाम देंगे। तो बहुत ध्यान से देखो इधर कि भाई दोनों नीलियों की दीवारों में पेपिलरी पेशियां पाई जाती। क्या पाई जाती? पेपिलरी पेशियां। और यहां पर त्रिवल्ली कपाट, यहां द्विवल्ली, बाइकस्पिड, इनसे धागे समान संरचना जुड़ी होती। तो ये जो धागे समान संरचना जुड़ी होगी, इनका नाम है कोडे टेंडिनी। क्या नाम है भाई? कोडे टेंडिनी। तो बच्चों, हृदय में कितने कक्ष हैं?
कितने कक्ष है? दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में कौन सा कपाट होगा? त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड। और बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में क्या होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हृदय का संचलन, ठीक है, हृदय के संचलन पर आते हैं। बहुत ध्यान से देखिए आप, अगर आपने अभी पढ़ा कि भाई ऐसे नोड होता है, एबी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, परकिंजे फाइबर, तो आप तो सिंपल याद रखो कि जो ऐसे नोड ऐसे बोलते हैं शिरा आलिंद पर्व, ठीक है। और ध्यान से देखो बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है ये कि जो हृदय में कार्डियक मसल होती है वह नोडल ऊतक बनाएगी। क्या बनाएगी? नोडल ऊतक। और उसकी खास बात होती है कि वह स्व उत्तेजनशील होता है, यानी कि हमारा जो हृदय है वह स्व उत्तेजनशील, ऑटो एक्साइटेबल होता है। कैसा होता है भाई? ऑटो एक्साइटेबल, स्व उत्तेजनशील, ऑटो एक्साइटेबल होगा। यानी कि अगर हृदय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, बाहर रख दिया जाए, तब इसमें संकुचन शीतलन होता रहेगा जब तक इसको पोषण मिलता रहेगा। जब तक इसको क्या मिलता रहेगा? पोषण। तो हम कहेंगे कि जब तक इसको पोषण मिलता रहेगा तब तक ये संकुचन और शीतलन इसमें होता रहेगा। यस और नो? अब ध्यान से देखो कि ऐसे नोड से उद्दीपन सक्रिय विभव उत्पन्न होगा। ये सक्रिय विभव उत्पन्न होता है 70 से 75 प्रति मिनट। कितना होगा? और यहां से सूचना एबी नोड में गई। किस में गई? एबी नोड से बंडल ऑफ हिस में गई। बंडल ऑफ हिस की कितनी शाखाएं? 2, दाया और बायां। तो भाई इस बंडल ऑफ हिस की 2 शाखाएं हैं, एक बायां और एक दायां, बायां और दायां। आप तो स्टेप बाय स्टेप याद रखो कि ऐसे नोड से सूचनाएं एबी नोड में गई, फिर वहां से बंडल ऑफ हिस में गई, फिर परकिंजे फाइबर में। परकिंजे फाइबर में मतलब उद्दीपन उत्पन्न हुआ और नीले में संकुचन हुआ। ऐसे नोड से किसमें संकुचन होगा? आलिंदों में। किसमें संकुचन होगा? आलिंदों में। तो यहां पर ध्यान रखो कि भाई हमारा हृदय कैसा होता है? स्व उत्तेजनशील, ऑटो एक्साइटेबल। ऐसे नोड से सक्रिय विभव कहां जाएंगे? इंटरनोडल पाथवे। फिर कहां जाएंगे? फिर और बंडल ऑफ इसको कितने भागों में बांटा? दाया और बायां। और फिर यहां से कहां जाएंगे? परकिंजे फाइबर। कहां पर जाएंगे? इसके बाद हम आते हैं हृदय धड़कन पर। किस पर आते हैं बच्चों? हृदय धड़कन। देखो हृदय धड़कन का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए, जिसकी भी आवाज आई उससे दोहरा परिसंचन सुनेंगे। फिर अभी हम बात करें हार्ट बीट, हृदय धड़कन। भाई लयबद्ध संकुचन शीतलन, हृदय के लयबद्ध संकुचन और शीतलन को ही हम क्या नाम देंगे? हृदय धड़कन। मनुष्य की हृदय धड़कन होती है 72 प्रति मिनट। बोलो एक साथ। अब जंतु जगत में सबसे अधिकतम हृदय धड़कन होती है छछूंदर, श्रू भी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? श्रू। 800 से 1100 प्रति मिनट। बोलो एक साथ। और सबसे कम होती है ब्लू व्हेल, लगभग 25 प्रति मिनट। कितना होगा भाई? अगला टॉपिक हृदय का नियमन। देखो हृदय का नियमन 2 तरह से होता है, एक तंत्रिकी नियंत्रण और एक रासायनिक नियंत्रण। तंत्रिकी नियंत्रण और रासायनिक। तंत्रिकी नियंत्रण का मतलब है जिसमें मस्तिष्क का रोल हो। ऐसे करिए आप, तो ये ब्रेन का रोल आएगा। किसका रोल आएगा? ब्रेन, मस्तिष्क। अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि ब्रेन के मेडुला पर क्या होता है? हृदय केंद्र। क्या होता है बोलिए? हृदय केंद्र होगा। तो ब्रेन के मेडुला पर क्या होगा? हृदय केंद्र। अब इस हृदय केंद्र को हमने 2 भागों में बांटा, हृदय उत्तेजक केंद्र और हृदय संदमक केंद्र। हृदय उत्तेजक केंद्र और हृदय संदमक। भाई इसका कार्य है कि यह अनुकंपी तंत्रिकाओं को उद्दीपित करेगा जिससे हृदय धड़कन बढ़े। और हृदय संदमक केंद्र का फंक्शन है कि भाई ये परानुकंपी तंत्रिकाओं को उत्तेजित करेगा जो हृदय धड़कन को कम करेगी।
यहां से PYQ क्वेश्चन आया हुआ है और कितना आसान है कि भाई मेडुला पर हृदय केंद्र होता है, इसको दो भागों में बांट दिया, हृदय उत्तेजक केंद्र और हृदय संधमक। जो उत्तेजक केंद्र के वो किस पे काम करेगा? अनुकंपी। किस पर काम करेगा? अनुकंपी तंत्रिकाओं पर, और वह हृदय धड़कन को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? हृदय धड़कन को बढ़ाएगा। और हृदय संद्रमक केंद्र ये परानुकंपी तंत्रिकाओं पर काम करेगा और ये हृदय धड़कन को कम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण। भाई हार्मोन का रोल आता है। किसका रोल आएगा? आप तो सिंपल याद रखो कि अगर एड्रीनलिन बढ़ेगा तो हृदय धड़कन बढ़ेगी, नॉर एड्रीनलिन बढ़ेगा तो हृदय धड़कन बढ़ेगी, थायरोक्सिन बढ़ेगा हृदय धड़कन बढ़ेगी। केवल याद रखो एसिटाइल कोलिन बढ़ने पर हृदय धड़कन कम होगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ने पर हृदय धड़कन कम होगा। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हृदय चक्र, जहां से PYQ क्वेश्चन हर साल ऑल्टरनेट में बनते ही अच्छे क्वेश्चन आते। जितने भी माइलस्टोन AITS ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं उसमें यहां से क्वेश्चन आते। ठीक है भाई, अब हम बात करें हृदय चक्र। हृदय चक्र का मतलब है एक हृदय चक्र बराबर 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल, 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। ठीक है, अब हृदय चक्र अवधि कैसे निकालेंगे? 60/1 मिनट में हृदय धड़कन की संख्या। आप किसी भी जंतु की हृदय धड़कन निकाल सकते, किसी भी जंतु। तो भाई हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की हृदय चक्र अवधि होती है 0.8 सेकेंड। कितनी होगी? 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। हम यहां पर बात करते हैं, सिंपली हमने एक एग्जांपल ले लिया कि कैसे हृदय को आप समझाएंगे। ये हमने एक आलिन सर्किल बनाया। बच्चों ध्यान दीजिए इधर, हमने एक सर्कल बनाया और ये बाहर की तरफ तो आलिन को शो करेगा। किसको शो करेगा? आलिन। और भीतर की तरफ हम बात करें तो ये नीले को शो करेगा। अब इसको आप 8 भागों में विभाजित कर दो। कितने भागों में? 8। इस तरह से विभाजित कर दो और ये डायग्राम से आप हृदय चक्र बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ये हमने डिवाइड किया, कितने भागों में डिवाइड करोगे? 8 भागों में। अब ध्यान से देखो, यहां पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ठीक है, अब ध्यान दो, बाहर वाला जो आलिंद हमने लिया उसको हमने लिया आलिंद के बारे में। अब यहां ध्यान से देखो, ये एक मिनट बच्चों, हाँ ध्यान से देखो इधर, ये आलिंद संकुचन। तो आप ध्यान से देखो, आलिंद संकुचन में 0.1 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? 0.1। और आलिंद शीतलन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7.7 का समय लगा। तो आलिंद संकुचन में 0.1 और आलिंद शीतलन में 0.7, ये दो लाइन याद हो गई। अब हम बात करें नीले के बारे में, तो नीले में संकुचन में 1 2 3, यानी नीले संकुचन में लगेगा 0.3, 0.3 बताओ, और नीले शीतलन में लगेगा 0.5, 0.5। तो ये 4 डेटा याद हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो आप। यहां पर ये डायग्राम यहां पर भी समझ सकते हो आप। ओहो, कि आलिंद संकुचन में कितना समय लग रहा है? 0.5। आलिंद शीतलन में कितना लगा? नीले संकुचन में और नीले शीतलन में 0.5। ध्यान से देखो इधर। अब हम बात करेंगे कि भाई ये किस तरह से प्रक्रिया होती है, समझिए आप सब। ध्यान से देखो इधर, ध्यान दीजिए।
हम बात करें सबसे पहले अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बात करें तो हृदय के चारों कक्ष में शीतलन होगा, उसे नाम देंगे संयुक्त शीतलन। क्या नाम देंगे? और संयुक्त शीतलन में समय लगता है 0.4 सेकेंड। कितना लगेगा? 0.4 सेकेंड लगेगा। अब ध्यान से समझो कि भाई संयुक्त शीतलन में 0.4 सेकेंड का समय लगा। उस समय महाशिरा से रक्त किस में आया? दायां आलिंद। और फुफ्फुस शिरा से किस में आया? और दायां आलिंद से कहां गया? और बायां आलिंद से कहां गया? बायां नीले। ध्यान से सुनते रहिए। इसे नाम देंगे संयुक्त शीतलन। क्या नाम देंगे? संयुक्त शीतलन नाम देंगे। अब हम बात करेंगे कि संयुक्त शीतलन हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद आलिंदों में संकुचन होगा। बहुत ध्यान से समझो, जब आलिंद में संकुचन होगा तो उसमें समय लगेगा 0.1 सेकेंड। कितना लगेगा? जब आलिंद में संकुचन होता है तो लगभग 30% रक्त नीलियों में जाए। कितना प्रतिशत? 30%। अब हम बात करेंगे कि भाई नीलियों में रक्त आ गया। जब नीलियों में रक्त आएगा तो ये धीरे धीरे नीले शीतलन होगा। नीले शीतलन में कितना समय लगा? 0.5 सेकेंड। जोर से बोलो, 0.5 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। अब हम कहेंगे नीले संकुचन से पहले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होंगे तो कौन सी ध्वनि आएगी? लब। कौन सी ध्वनि आएगी? लब। अब हम कहेंगे नीले संकुचन हुआ तो भाई दायां नीले से रक्त किसमें गया? फुफ्फुस धमनी। बोलो एक साथ। और बायां नीले से किसमें गया? महाधमनी। किसमें गया? महाधमनी। महाधमनी में गया, ठीक है। तो भाई हम बात करेंगे कि जब पूरी तरह से रक्त चला जाएगा तो यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे। कौन से बंद होंगे? अर्धचंद्राकार। जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे, ठीक है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। इसे क्या नाम देंगे? डब। तो हृदय कैसे करता है? लब डब लब डब लब डब। कैसे कैसे करेगा? वापस बोलिए। लब डब लब। पहली इंपॉर्टेंट बात, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होने से कौन सी ध्वनि आएगी? अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से कौन सी ध्वनि आएगी? ठीक है। अब हम बात करें एक एक लाइन, यहां पर ध्यान से देखो, आप एक एक लाइन ध्यान से देखो कि भाई आलिंद संकुचन में कितना समय लगा और आलिंद शीतलन में कितना, ठीक है। नीले संकुचन में और नीले शीतलन में। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो ये एक ऐसा भाग है जिसमें आलिंद में भी संकुचन हो रहा है और आलिंद में भी शीतलन हो रहा है और नीले में भी शीतलन। ये देखो, आलिंद में भी शीतलन हो रहा है और नीले में भी शीतलन, तो इसे बोलते हैं संयुक्त शीतलन। और इसमें समय लगेगा 0.4 सेकेंड। कितना समय लगेगा? अब देखो यहां पर एक और टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम प्रवाह आयतन। क्या पढ़ेंगे? प्रवाह आयतन। तो प्रत्येक नीले से हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक नीले से लगभग 70 ml रक्त का परिवहन होगा। कितना बोलो? इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम प्रवाह आयतन। अब हम बात करें कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट ध्यान दीजिए इधर। कार्डियक आउटपुट का मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करो 1 मिनट में हृदय धड़कन से, यानी प्रवाह आयतन को गुणा कर दो। इसको सामान्य भाषा में हृदय निकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय निकास। तो हम बात करेंगे कि भाई कार्डियक, अगर आपको आउटपुट निकालना है तो सिंपल सी बात है कि भाई 70 × 72 और लगभग कितना आ गया? 5040 ml। यानी एक हृदय चक्र के दौरान हमारा जो एक कार्डियक साइकिल, ध्यान से सुनना,
एक कार्डियक साइकिल में हम बात करेंगे कि लगभग कितना, एक मिनट की बात कर भाई, एक कार्डियक साइकिल में प्रत्येक नीले लगभग 70 ml रक्त का परिवहन कर, तो एक मिनट में कितना रहेगा, लगभग 5 लीटर, और 10 मिनट में लगभग 50 लीटर, और एक घंटे में लगभग, कैलकुलेट करिए आप। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए, यहां पर एक और पॉइंट समझिए, इधर ध्यान दो, आपस में बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए भाई। हम बात करेंगे कि भाई प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक नीले लगभग 70 ml रक्त का परिवहन करें। कितना, 70। ठीक है, अब हम कहेंगे, इससे बोलते हैं प्रवाह आयतन। क्या नाम देंगे भाई, प्रवाह आयतन, प्रवाह आयतन नाम देंगे। अब अगर आपने प्रवाह आयतन निकाल लिया तो आप कार्डियक आउटपुट, हृदय निकास, तो हृदय निकास कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इन एक मिनट में हृदय धड़कन की संख्या, 70 × 72 कितना हो गया, लगभग 5 लीटर। अब हम बात करें, ये तो सामान्य परिवहन। ऐसे करिए आप, एक्सरसाइज के समय ऐसे करिए, हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट 5 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा 5 गुना बढ़ेगा, मतलब एक मिनट में 25 लीटर। कितना होगा भाई, 25 लीटर। एक मिनट में कितना होगा, 25 लीटर, 25 लीटर होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहां तक, ठीक है, ये हृदय चक्र कंप्लीट हो गया। अब बच्चों यहां पर मैं एक बार आपको थोड़ा सा ये और बताना चाहता हूं कि देखो, इस समय लब व डब ध्वनि आती है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि जो लब ध्वनि है, ठीक है, ये आती है त्रिवल्ली द्विवल्ली कपाट के बंद होने से, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कपाट के बंद होने से लब ध्वनि आती है। कौन सी ध्वनि आती है, लब ध्वनि। डब ध्वनि की बात करें तो ये आती है अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से। यहां एक और बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जो लब ध्वनि है, ये हम कहेंगे कि भाई लंबी अवधि के लिए होती है। किसके लिए होती है, लंबी अवधि। और हम कहेंगे कम आवृत्ति वाली होती है। कैसी होती है, कम आवृत्ति वाली। जो डब ध्वनि है भाई, ये छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटी अवधि के लिए होगी, लेकिन ये अधिक आवृत्ति की होती है। कैसी होती है भाई, अधिक आवृत्ति की होती है। तो ये अधिक आवृत्ति की हम कहेंगे कि भाई यहां पर ध्वनि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ईसीजी। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी का आप याद रखेंगे कि जो मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब बच्चों ये जो मशीन होती है, एक छोटे बॉक्स जैसी होती है, छोटे बॉक्स जैसी मशीन होती है। इस मशीन की अगर हम स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करें तो इस मशीन में 3 वायर लगे होते हैं। कितने वायर लगे होते हैं, 3 वायर। ऐसे करिए आप सब, ऐसे एक वायर यहां पे लगा होगा दाई कलाई, एक कहां पर लगा होगा, बाएं कलाई, और एक लगा होगा बाएं टखने पर। ठीक है, बायां टखना मतलब लेफ्ट एंकल, क्या कहेंगे उसे, लेफ्ट एंकल। तो ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है भाई, इलेक्ट्रोग्राफ। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, और जो आपको पेपर पर मिलता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इंथोवेन। तो इंथोवेन ने, हम बात करेंगे कि सबसे पहले इस मशीन को खोजा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कौन है, इंथोवेन। कौन है बच्चों, इंथोवेन। तो यहां पर हम देखें, जैसे आप सब ध्यान से देखो कि भाई मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो पेपर पर आपको ये बना हुआ दिखाई देगा, ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो हम कहेंगे जो पेपर पर आपको बना हुआ दिखाई देगा, वो जो बना हुआ दिखाई देगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैंने अभी आपको बताया
कि ये एक छोटी मशीन होती है। कैसी होती है बच्चों? छोटी मशीन होती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये एक छोटी मशीन बनी हुई है। अब इस मशीन में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी। तो स्टार्टिंग में बनी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब बनी तो इसमें 3 वायर थे। कितने वायर थे? 3 वायर। आप डायग्राम में देख रहे हो कि भाई 3 वायर थे। 3 लीड भी बोल सकते हो, से वायर बोल सकते हो, लीड्स बोल सकते हो। तो एक हम कहेंगे भाई दाई कलाई पे लगाया जाएगा, एक कहां लगा जाएगा? बाई कलाई, और एक लगाया जाएगा बाई टकना, लेफ्ट एंकल। हिंदी इंग्लिश टर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनते समय पर्चा किस में लिखोगे? इंग्लिश में। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई अब आजकल क्या जो आधुनिक ईसीजी आ रही है बच्चों, उसमें क्या है, काफी सारे वायर लगे होते हैं, लगभग 14 से 16 वायर होते हैं। तो उनको चेस्ट या सीने पर लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है? चेस्ट या सीने पर लगाया जाता है। तो हम कहेंगे कि इस मशीन में भाई 3 वायर होते हैं। कितने वायर होते हैं? 3 वायर। अब यहां पर अगर हम इस ईसीजी मशीन को इससे जो ग्राफ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो बड़े ध्यान से देखो, यहां पर हम इसको बनाते हैं। जो ईसीजी मशीन होती है, तो ईसीजी मशीन की सहायता से जो हृदय में विभिन्न कार्यकलाप होते हैं, यानी हृदय की जो गति होती है, हृदय की सक्रियता है, उसमें क्या होता है, हम कहेंगे कि भाई विद्युत सक्रियता होगी, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, उसी को रिकॉर्ड करके पेपर पर प्राप्त करना ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। जो पेपर पर प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ, मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और प्रक्रिया का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बच्चों जो पेपर पर प्राप्त होता है वो पेपर पर इस तरह से प्राप्त होगा। आपको बहुत ही ध्यान से देखो, ये हो गई पी वेव, ठीक है, हम कहेंगे कि ये पी वेव हो गई, और ये क्यू आर एस हो गया बच्चों। क्या हो गया भाई? क्यू आर एस। और यहां पर ये क्या हो गई? टी। तो ध्यान से देखो, ये पी तरंग हो गई, पी तरंग। ये हो गया क्यू आर एस, और बच्चों ये टी वेव या टी तरंग हो गई, ठीक है, टी तरंग हो गई। अब ये नीचे तो आएगा भाई, ये मिली सेकेंड। हम बात करें भाई एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। तो हम कहेंगे कि भाई यहां से लेकर यहां तक 0.8 सेकेंड का समय लगेगा। एक हृदय चक्र के दौरान जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं, उन्हें पेपर पर प्राप्त किया जाता है। और जो पेपर पर मिल रहा है बच्चों, उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आप ध्यान से देखो कि आपको इस तरह से ये डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। हम बात करेंगे कि यहां पर ये इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे कि भाई पी तरंग, क्यूआरएस और टी तरंग, इसको समझने से पहले भाई यहां तो सेकंड का समय आ गया, और यहां आएगा बच्चों मिली वोल्ट। क्या आएगा बच्चों? मिली वोल्ट। तो यहां पर मिली वोल्ट आएगा। हम बात करें यहां पर कि भाई इस ईसीजी प्रक्रिया में जो पी तरंग मिलेगी, क्यूआरएस मिलेगा, टी तरंग मिलेगा, इसमें क्या क्या चेंज होता है, तो इसको समझने से पहले आपको ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण और पुनः ध्रुवीकरण समझना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये एक कोशिका है और ये एक और कोशिका है। तो इस कोशिका में अगर बाहर की तरफ बच्चों धन आवेश है और भीतर की तरफ ऋण आवेश है, तो इससे बोलते हैं ध्रुवीकरण। क्या कहेंगे इसे? ध्रुवीकरण, या आप इसे याद रखिए पोलेराइजेशन। क्या याद रखिए? पोलेराइजेशन, ठीक है। हम बात करें अगर भीतर धन आवेश और बाहर ऋण आवेश हो गया, तो इसे नाम देंगे विध्रुवीकरण। क्या नाम देंगे? विध्रुवीकरण या डीपोलेराइजेशन। क्या नाम देंगे बच्चों? डीपोलेराइजेशन। तो यहां पर ये वर्ड आपके काम आने वाले हैं, तो आपको इनको ध्यान से सीखना है। अब हम बात करेंगे कि भीतर धन आवेश, बाहर ऋण आवेश। अगर ये वापस उल्टा हो गया और बाहर की तरफ क्या हुआ? धन आवेश, और भीतर की तरफ क्या हुआ? ऋण आवेश, तो भाई इसको नाम देते हैं
पुनः ध्रुवीकरण, क्या नाम देंगे, पुनः ध्रुवीकरण। अब पुनः ध्रुवीकरण का मतलब है रीपोलराइजेशन। क्या मतलब है, रीपोलराइजेशन। तो इसका मतलब रीपोलराइजेशन हो गया बच्चों। क्या मतलब हो गया, रीपोलराइजेशन। तो ये काम आने वाले हैं। अब आप डायग्राम ध्यान से देखो कि भाई पी तरंग में क्या होगा। तो पी तरंग में क्या होता है, दोनों आलिंदों का विध्रुवीकरण होगा। इसका मतलब दोनों आलिंद संकुचित होंगे। ऐसे करिए आप सब, दोनों आलिंद संकुचित होंगे, यानी कि पी तरंग है, ये दोनों आलिंदों की विध्रुवीकरण को दर्शा रही है, दोनों आलिंदों का संकुचन होगा। हम बात करें क्यू आर एस, ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे सम्मिश्र भी कहेंगे, क्यू आर एस सम्मिश्र। ये दोनों नीलियों में विध्रुवीकरण को दर्शाता है। इसका मतलब दोनों नीलियों में क्या होगा, संकुचन। क्या होगा भाई, संकुचन। और क्यू के थोड़ी देर बाद ही हम कहेंगे कि भाई आप क्यों मान के चलो, क्यू के थोड़ी देर बाद ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करें टी तरंग। तो टी तरंग का मतलब होता है बच्चों कि दोनों नीलियों में हम कहेंगे पुनः ध्रुवीकरण। क्या होगा भाई, पुनः ध्रुवीकरण। इसका मतलब जो नीले हैं ये उत्तेजित अवस्था से किस में आ जाएंगे, सामान्य अवस्था। किस में आ जाएंगे, सामान्य अवस्था। तो इसका एक छोटा सा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं कि भाई पी तरंग ये ध्रुवीकरण, क्यू आर एस भी ध्रुवीकरण, और टी तरंग पुनः ध्रुवीकरण। तो विध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण, ये तीन बातें याद रखेंगे। क्या, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए यहां पर कि हम बात करेंगे, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, एक और डायग्राम दिखाते हैं। तो यहां पर ये एसटी सेगमेंट भी बनता है। क्या बनता है, एसटी सेगमेंट। ठीक है। अब पी तरंग हो गई, क्यू आर एस हो गया, टी हो गया। ठीक है। हम बात करेंगे कि पी वेव ये किसको दिखाएगी भाई, विध्रुवीकरण, यानी कि दोनों आलिंद में क्या होगा, विध्रुवीकरण, दोनों आलिंदों का संकुचन, दोनों आलिंदों का क्या होगा, संकुचन। हम बात करें क्यू आर एस, दोनों नीलियों का विध्रुवीकरण। बोलिए एक साथ, इसका मतलब दोनों नीलियों में क्या होगा, संकुचन। और जो टी तरंग है बच्चों, ये दिखाएगी कि भाई दोनों नीलियों का पुनः ध्रुवीकरण। क्या होगा, बोलिए, पुनः ध्रुवीकरण, यानी वह उत्तेजित अवस्था से किस में आएंगे, सामान्य अवस्था। उत्तेजित अवस्था से किस में आएंगे। और एक और बात याद रखो जो एनसीईआरटी की लाइन है कि टी तरंग का अंत संकुचन के अंत को दर्शाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो टी तरंग का अंत है वह हम बात करेंगे संकुचन के अंत को दर्शाता है। ठीक है। अब यहां पर आप याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए हम बात करें पी वेव है, अब आप जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए पी तरंग है, ठीक है, और हम कहेंगे कि भाई पी तरंग का साइज बड़ा हो गया, तो पी तरंग बड़ी होगी, आलिंद बड़े हो गए। हम कहेंगे कि भाई क्यू आर एस लंबा हो गया, इसका मतलब अगर क्यू आर एस लंबा हो गया इसका मतलब नीलियों का आकार बड़ा हो। तो अगर इस ग्राफ में कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी चेंज आता है, ठीक है, जैसे ये एनसीईआरटी का भी डायग्राम है, आप ध्यान से देखिए कि भाई ये एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया। तो यहां पर पी तरंग हो गई, क्यू आर एस हो गई, टी हो गई। एक क्यू आर एस पूरा होने का मतलब है एक हृदय धड़कन। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हम बात करेंगे क्यू आर एस सिस्टम, या इसको बोलते हैं सम्मिश्र। तो अगर ये पीवाईक्यू क्वेश्चन बच्चों, अगर इस ग्राफ में क्यू आर एस सिस्टम या सम्मिश्र पूरा हो जाता है, इसका मतलब एक हृदय धड़कन पूरी हो गई। तो ये आप पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पर ये क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई इसके बाद हृदय के विकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हृदय के विकार के बारे में। अब हृदय के विकार की अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। देखो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है उच्च रक्तचाप, उच्च या रक्त दाब बोल दीजिए इसे, रक्त दाब। अब हम कहेंगे रुधिर हमारी रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो रुधिर के द्वारा एक दाब लगाया जाता है।
उसे बोलते हैं रुधिर दाब। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg। 120 जो होता है, हम बात करेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। 120 संकुचन दाब। क्या होता है भाई? संकुचन। तो 120 mmHg होगा। शीतलन डायस्टोलिक दाब कितना होगा? 80 mmHg। तो ये जो दाब है बच्चों, एक सामान्य व्यक्ति का है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर दाब है वो आप याद रखेंगे कि यह 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है, 120 से 80 mmHg होता है। अब मान लो किसी व्यक्ति का अगर ये रुधिर दाब 140 90 mmHg या इससे अधिक रहे, ठीक है, 140 90 mmHg या इससे अधिक रहे, तो उसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण है? जैसे अनियमित दिनचर्या, आप लोग पढ़ते हो, कभी रात को 11 बजे सो रहे हैं, कभी रात को 2 बजे सो रहे हैं, कभी रात भर नहीं सो रहे हैं, तो भाई आप तो अपने हिसाब से चल रहे हो लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। किसको नुकसान पहुंचा रहे हो? शरीर को। तो अनियमित दिनचर्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बात करें एक्सरसाइज नहीं करना, ज्यादा नमक खाना, ज्यादा ऑयली तेलीय प्रोडक्ट खाना, आए दिन चाट पकौड़ी पताशे ये खाना, तो भाई फिर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर। तो हम कहेंगे कि ये सभी चीजें हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाती। अब हम बात करेंगे कि जैसे पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब, तो भाई सिस्टोलिक प्रेशर में से किसको घटा दो? डायस्टोलिक। 120 माइनस 80 40 mmHg। तो भाई पल्स प्रेशर कितना होना चाहिए? 40 mmHg। ठीक है, पल्स प्रेशर इसके डिफरेंस से होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर रहेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शरीर के अंग होते हैं, जैसे ब्रेन है, किडनी है, हृदय है, इनको नुकसान पहुंच सकता है। वाइटल ऑर्गन, जैविक अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइना। एंजाइना क्या होता है बच्चों? एंजाइना का मतलब होता है सीने में तेज दर्द। बोल के बताइए आप, सीने में तेज दर्द। ठीक है, या कॉमन भाषा में हम बात करेंगे भाई छाती में तेज दर्द होना, सीने में तेज दर्द होना। तो इसका मतलब है एंजाइना पेक्टोरिस को हृदय शूल बोलते हैं। शूल मतलब कांटे जैसा, तो एंजाइना शूल या हम कहेंगे हृदय शूल। अब हम कहेंगे कि भाई ये किस वजह से होता है? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि जब हृदय की पेशियों को ऑक्सीजन की कम सप्लाई, कम आपूर्ति, ठीक है, जब हम कहेंगे कि हृदय की पेशियों को ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो, कम आपूर्ति हो, तो सीने में क्या होगा? तेज दर्द होगा। अक्यूट चेस्ट पेन का मतलब है जो अचानक होता है, जिसका पता नहीं लगेगा। कोई भी एक्टिविटी अचानक होती है तो वो अक्यूट कहलाता है। तो हम बात करेंगे कि भाई अक्यूट चेस्ट पेन, तेज दर्द होगा। अब ये सामान्यतः क्या होता है? मध्यम वर्ग, अधिक उम्र के लोगों को होता है। लेकिन जिस तरह से आजकल वातावरण में टेंशन, तनाव बढ़ रहा है, उससे क्या होता है? बच्चों में भी होने लग गया। इसलिए पढ़ाई खूब करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, खूब पढ़ाई करते रहिए आप, लेकिन उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है। बस जो भी रिजल्ट होगा, ईश्वर ने जो बोला वो अच्छा होगा, इसलिए अपना काम में अच्छी मेहनत करते रहिए। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए हृदय पेशियों को ऑक्सीजन की कम सप्लाई, तो कम सप्लाई होगी तो भाई रुधिर प्रवाह कम होगा। क्या होगा? रुधिर, यानी कि एक तरह से ये रुधिर प्रवाह को भी प्रभावित करेगा जब हृदय में दिक्कत आएगी। तो आप तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो कि हृदय पेशियों को ऑक्सीजन की कम सप्लाई, और भाई ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो भाई एनर्जी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक। ये कुछ नाम है बच्चों, आप ये ध्यान से समझिए। कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की हृदय धड़कन बंद हो गई, तो हृदय धड़कन बंद होना ही कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। ऐसी कंडीशन में इस व्यक्ति को सीपीआर देकर, क्या देकर? सीपीआर देकर बचाया जा सकता है।
तो कार्डियक अरेस्ट में आप इतना ही याद रखेंगे कि अगर हृदय धड़कन बंद हो गई, ठीक है, तो उसे नाम देते हैं कार्डियक अरेस्ट। और इसके अलावा एक होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, हृदय घात, ठीक है, हृदय घात भी बोलते हैं इसे, हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हृदय पेशियां अचानक क्षतिग्रस्त हो जाए, हृदय पेशियां अचानक क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे क्या नाम देंगे? हार्ट अटैक। क्या नाम देंगे? हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या होता है? मान लीजिए पहला हार्ट अटैक हुआ, व्यक्ति को बचाया जा सकता है, दूसरा हार्ट अटैक हुआ, व्यक्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन तीसरे हार्ट अटैक में व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं बचाया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद हार्ट फेलियर, हृदयपात, हार्ट फेलियर, ठीक है। तो भाई हम बात करें हार्ट फेलियर, हृदयपात, इसका मतलब है कि जब हृदय की पंपिंग कमजोर हो जाए। सबसे बढ़िया लाइन याद रखो कि हृदय की पंपिंग कमजोर हो जाए या हृदय हमारे शरीर में आवश्यक या पर्याप्त रुधिर को पंप नहीं कर पाए, तो इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। और बच्चों हार्ट फेलियर का एक मुख्य कारण होता है फेफड़ों का सिकुड़ना। अगर फेफड़े सिकुड़ गए, संकुलित हो गए, तो फिर क्या होगा? हृदय भी काम नहीं करेगा, उससे बराबर रक्त का पंप नहीं होगा। जब रक्त का पंप नहीं होगा तो शरीर को रक्त नहीं पहुंचेगा। तो हार्ट फेलियर का कोई इलाज नहीं है, व्यक्ति मरेगा इसी, केवल कृत्रिम हृदय लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चों? कृत्रिम हृदय लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें हार्ट फेलियर का मतलब है कि हृदय की पंपिंग कमजोर हो जाती है, जिससे हृदय को पर्याप्त रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है और धीरे 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 हृदय काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं CAD, कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब देखो कोरोनरी आर्टरी क्या होता है बच्चों, मैं आपको कोरोनरी धमनी के बारे में भी समझाना चाहता हूं। देखो क्या होता है, हृदय पूरे शरीर को रक्त देता है, लेकिन भाई हृदय को भी रक्त चाहिए। तो बहुत ध्यान से समझो कि हृदय जो होता है, इस हृदय से क्या निकलती है? महाधमनी। और महाधमनी से बहुत सारी धमनियां निकलेगी, उसमें एक जोड़ी निकलेगी कोरोनरी धमनी। अब कोरोनरी धमनी जो है, ठीक है, कोरोनरी धमनी किसको रक्त देगी? हृदय की दीवारों को। किसको रक्त देती है? हृदय की दीवार। तो हम कहेंगे कि ये हृदय की दीवारों को रक्त देती है, हृदय की दीवारों को रक्त देती है। अब हम बात करेंगे यहां से कौन इकट्ठा करेगा भाई? कोरोनरी शिरा। और कोरोनरी शिरा इसको पहुंचाती है दायां आलिन के कोरोनरी साइनस में, ठीक है। तो हृदय से महाधमनी निकली, महाधमनी से बहुत सारी धमनी निकलेगी, लेकिन हमें किस धमनी से काम है? कोरोनरी धमनी। अब कोरोनरी धमनी हृदय की दीवारों को रक्त देती, यहां से कौन इकट्ठा करेगी? कोरोनरी शिरा। और फिर दायां आलिन के कोरोनरी साइनस, यस। अब हम बात करें दायां आलिन के कोरोनरी साइनस में चली, फिर वहां से वापस वह दोहरा परिसंचरण हो जाए। अब ये बीमारी कब होती है कि जो कोरोनरी धमनी है, इसकी गुहा में, ठीक है, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, आप कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, कैल्शियम जमा हो जाए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, कैल्शियम जमा हो जाए, वसीय पदार्थ जमा हो जाए, या फाइब्रस रेशेदार ऊतक जमा हो जाए। तो कोरोनरी धमनी में क्या होता है बच्चों,
कि जैसे ये हमारे पास मान लीजिए कि ये कोरोनरी धमनी है। अब इस कोरोनरी धमनी की ये गुहा है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, क्या जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल, या वसीय पदार्थ जमा हो गए, वसीय पदार्थ जमा हो गए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, कैल्शियम जमा हो गई। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर वह जमा हो गया तो गुहा सक्रिय हो गई, तो भाई हृदय को पर्याप्त रुधिर नहीं पहुंचेगा, हृदय पेशियां क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। और ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जाता है, बाईपास सर्जरी की जाती है। क्या की जाती है, बाईपास सर्जरी। क्या की जाती है बच्चों, बाईपास सर्जरी की जाती है ऐसी कंडीशन में। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसी कंडीशन में बाईपास सर्जरी की जाती है। क्या की जाती है बच्चों, बाईपास सर्जरी की जाती है, ठीक है। तो आप इसे यहां भी समझ सकते हैं कि भाई बायां जो नीले होता है उससे क्या निकलेगी, महाधमनी, महाधमनी से कोरोनरी धमनी, हृदय की दीवारों में रक्त की सप्लाई, फिर कोरोनरी शिरा और दायां हालिन के किस में पहुंचा देंगे, कोरोनरी साइनस। और इस कोरोनरी धमनी में आपको इस डायग्राम से ही याद रखना है कि इसकी गुहा में क्या क्या जमा होंगे, कोलेस्ट्रॉल, वसीय पदार्थ, कैल्शियम या रेशेदार उत्तक फाइब्रस टिश्यू जमा हो गया, गुहा सक्रिय हो गई, तो हृदय की दीवारों को पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा, हृदय पेशियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। एक और बात आप याद रखिएगा कि जो हार्ट अटैक होता है बच्चों, ठीक है, हार्ट अटैक का एक और नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या नाम है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसका एक और नाम है, ये आप ध्यान रखना। तो ये हम बात करेंगे कि भाई हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एंजाइना हो गया, हृदय शूल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हृदय घात, हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। और हम बात करें कोरोनरी धमनी रोग हो गया, क्या हो गया भाई, कोरोनरी धमनी रोग। तो ये कंप्लीट आपका एकदम पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और हम कहेंगे कि भाई एक एक लाइन आप इसे पढ़ चुके हो, जब भी आप इसे पढ़े तो एनसीईआरटी साथ लेकर बैठे, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।